हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष द्विवेदी। आज एक नए चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत मापन यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो मापक यंत्र होता है वो कार्य करता है और वो किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत मापक यंत्र की, तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो या तो एसी को मेजर करते हैं या डीसी को मेजर करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो भी हमारे मापक यंत्र होंगे वो अगर करंट को मेजर करते हैं तो हम कौन सा मापक यंत्र लगाएंगे, वोल्टेज को मेजर करते हैं तो कौन सा मापक यंत्र लगाएंगे, और अगर पावर को मेजर करते हैं तो हम कौन सा मापक यंत्र लगाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वॉट मीटर का प्रयोग करते हैं, और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत एनर्जी को मेजर करने के लिए, ऊर्जा को मेजर करने के लिए हम लोग ऊर्जा मीटर या जो एनर्जी मीटर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें तो आप लोग जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मापक यंत्र जो होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, कैसे वो काम करते हैं, कितने प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है मापक यंत्र होते क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो वह यंत्र जो विद्युत राशि जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ऊर्जा आदि को मापता है, विद्युत मापक यंत्र कहलाते हैं। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत मापक यंत्र। जो विद्युत की जो क्वांटिटी होती है, जैसे धारा हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मापक मतलब नापना, ऐसे यंत्र जो विद्युत की जो क्वांटिटी होती है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत मापक यंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आगे हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास जो विद्युत मापक यंत्र होता है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरा जो हमारा होता है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है। अगर बच्चों हम लोग प्राथमिक यंत्र की बात करते हैं, प्राइमरी जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो प्राथमिक यंत्र क्या होता है, ऐसा यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी विद्युत राशि के केवल उपस्थिति दर्शाता है, वो प्राथमिक यंत्र कहलाता है, जैसे चुंबकीय सुई। या और हम लोग बात करते हैं तो मापक यंत्र का मतलब, प्राइमरी का मतलब हो गया आदर्श यंत्र, हम कह सकते हैं ऐसा यंत्र जो क्या कहता है, जिसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होती हैं, वो हमारा आदर्श यंत्र कहलाता है। वो हम लोग उसको एक तरीके की जो लेबोरेटरी होती है जिसमें स्टैंडर्ड यंत्र रखे जाते हैं, उसमें हम लोग उसको रखते हैं, वो हमारा प्राथमिक यंत्र कहलाता है या आदर्श यंत्र कहलाता है। उसमें त्रुटियां नहीं होती हैं, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, द्वितीयक यंत्र बनाते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास दो तरीके के यंत्र, एक प्राथमिक यंत्र हो गया जो आदर्श हो गया, जो आइडियल हो गया, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, द्वितीयक यंत्र बनाते हैं। एक तरीके का जो हमारे पास आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जो स्टैंडर्ड होगा, उसको हम लोग प्राथमिक यंत्र बोलते हैं, और जो द्वितीय यंत्र होता है उसको हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपने सर्किट में यूज करते हैं, जैसे मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक यंत्र का उदाहरण क्या होता है, टेंजेंट गैल्वानोमीटर। टेंजेंट गैल्वानोमीटर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। टेंजेंट गैल्वानोमीटर जो होता है वो प्राथमिक यंत्र का उदाहरण है, आदर्श यंत्र कहलाता है, इसमें त्रुटियां नहीं होती हैं, इसकी सहायता से हम लोग द्वितीय यंत्र को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक हमारा है द्वितीय यंत्र। अगर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत राशि को मापा जाता है, जिसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, वो हमारा द्वितीय यंत्र कहलाता है, जैसे अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ये सारे हमारे जो होते हैं वो द्वितीय यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारे पास द्वितीय यंत्र होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। यूपीपीसीएल में इन तीनों पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। आप पेपर उठा के देख लीजिए, इसका क्वेश्चन जरूर आया है। अगर हम लोग द्वितीय यंत्र की बात करते हैं वो तीन तरीके का होता है। तो पहला कह रहा है सूचक यंत्र, और दूसरा हो गया रिकॉर्डिंग यंत्र, और तीसरा हो गया इंटीग्रेटिंग यंत्र। ठीक है, सूचक यंत्र बच्चों आप इससे ही पता चल रहा है जिसमें सूचक लगा होगा, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि को तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है। एक स्केल होता है, उसके ऊपर जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका सूचक हो गया और ये स्केल हो गया। इस पे अगर कोई मापक यंत्र काम करता है तो उसको हम सूचक यंत्र बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, और मेगर हो गया, और वॉट मीटर हो गया।
इसमें क्या है, कोई भी हमारे पास जो डेटा होता है वो स्टोर नहीं होता है, इसमें हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम रिकॉर्डिंग यंत्र की बात करते हैं, दूसरा हमारे पास है वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर, ये जो रिकॉर्डिंग वाले होते हैं ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। उससे हम क्या करते हैं, किसी भी समय पे उसकी अधिकतम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होती है उसको हम देख सकते हैं। वो हमारा रिकॉर्डिंग अमीटर या रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर इसका उदाहरण है जो कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं समाकलन यंत्र। जो हमारे पास एनर्जी मीटर घरों में लगा होता है दोस्तों, वही इसका उदाहरण है। तो इंटीग्रेटिंग यंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, उसको हम इंटीग्रेटिंग या समाकलन, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन यंत्र बोलते हैं, और वो हमारा इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। उदाहरण हो गया KWH मीटर या एनर्जी मीटर या ऊर्जा मीटर की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपका मीटर आपके घरों में लग जाता है तो वो वैल्यू स्टोर रहती है। लाइट आई तो वो बढ़ने लगता है, फिर लाइट चली जाती है तो वो जो क्वांटिटी होती है वो उसमें मेंटेन रहती है। फिर जब अगर लाइट दोबारा आती है तो वहीं से वो वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करते हैं तो जो हमारे पास संकेतिक यंत्र होते हैं, जो सूचक यंत्र है, उसमें क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे संकेतक काम करता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके का बल होता है जो सूचक यंत्र पे काम करता है। पहला कह रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको बोलते हैं विक्षेपक टॉर्क होता है। टॉर्क मतलब हो गया बल जो उसको बढ़ाता है, और दूसरा कह रहा है नियंत्रक, दूसरा हो गया नियंत्रक टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क जो उसको कंट्रोल करता है, और तीसरा हो गया अवमंदक, अवमंदन टॉर्क हो गया जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। दोस्तों अगर मैं इसको बात करता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये लगा हुआ है पॉइंटर, तो पॉइंटर को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक ऐसा बल चाहिए जो इसको आगे बढ़ाएगा, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक टॉर्क, जो इसको आगे बढ़ाता है। दूसरा हो गया कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस लगानी होगी, कोई एक ऐसा बल होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर ये मान लो 4 और 5 के बीच में कांपने लगता है, अगर हमारा जो पॉइंटर है, सूचक है, अगर वो कांपने लगता है दोस्तों, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अवमंदक टॉर्क, एक ऐसा यंत्र लगाना पड़ेगा जो उसके कंपन को रोकने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं अवमंदन टॉर्क। चलिए डिटेल में हम लोग इनकी बात करते हैं। तो विक्षेपक टॉर्क की अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं तो वो क्या होता है, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हम कोई भी यंत्र यूज करते हैं तो उसमें अगर करंट और वोल्टेज आता है तो वही करंट और वोल्टेज जो होगा उसी के समानुपाती में उसका एक बल उत्पन्न होता है और वो सूचक को घुमाने की कोशिश करता है। इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो सूचक को शून्य स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टॉर्क की आवश्यकता होती है। भाई शून्य पे आपका पॉइंटर लगा हुआ है, उसको विक्षेपित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। वो ऐसा बल होगा, मान लो आपने करंट को मेजर करना है, तो जैसे जो आपका यंत्र है उसमें करंट जाएगी तो करंट के समानुपाती क्या होगा, जो उसके ऊपर विक्षेपक टॉर्क लगता है वो क्या करेगा, वो पॉइंटर को विक्षेपित करता है। ठीक है, तो इसमें जो विक्षेपित होता है वो कैसा हो सकता है, तो चुंबकत्व के कारण विक्षेपण उत्पन्न हो सकता है, और विद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न हो सकता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये हमारा जो बल है वो उत्पन्न हो सकता है। ऐसे कई तरीके होते हैं जो हमारे किसी यंत्र में विक्षेपण टॉर्क को उत्पन्न करते हैं। दूसरा कह रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करते हैं, जो हमारा पॉइंटर है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्प्रिंग होता है स्प्रिंग कंट्रोल लगा देते हैं, स्प्रिंग से हमारा जो पॉइंटर है वो कंट्रोल होता है। इसमें 2 तरीके का स्प्रिंग लगा होता है, एक ऐसा होगा जो पॉइंटर आगे बढ़ता है तो एक खुलता है और दूसरा बंद होता है। तो 2 स्प्रिंग हम एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा देते हैं, इससे हमारा जो पॉइंटर होता है वो कंट्रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। दूसरा दोस्तों जो होता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। ये पता है जो गुरुत्व बल होता है वो हमेशा कैसा लगता है, क्षैतिज में लगता है। तो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हम वेट लगा देते हैं, कुछ इस तरीके का हैवी वेट लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि पॉइंटर नियंत्रित में रहता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी, जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है अगर वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगा तभी ये काम करता है, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। लेकिन जो स्प्रिंग कंट्रोल है ये किसी भी स्थिति में होता है यंत्र तो वो काम करता है। तो ये दोनों में है। अगर स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये लाइट हल्का वेट होता है, और ये जो हमारा इसमें हम कोई भार लगा रहे हैं तो ये भारी होता है। इस तरीके से स्प्रिंग कंट्रोल में होता है तो इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दोस्तों यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि इसके बीच में जो खाने होंगे उनमें बराबर का होगा, जैसे 0 1 2 3 4, इनके बीच में जो गैप होता है दोस्तों अगर वो बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, है ना। इनके बीच में गैपिंग जो होती है वो बराबर होती है। और इसका जो होता है अगर हम ग्रेविटी कंट्रोल गुरुत्व कंट्रोल लगाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्केल की बात करते हैं तो ये जो पैमाना बना हुआ है
अगर ये पैमाना कहीं पे ज्यादा पास होगा, कहीं पे दूर होता है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड हमारे पास है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अगर हमारे पास जो पैमाना है, अगर 4 और 5 के बीच में जो सूचक है वो कांपने लगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और बल लगाते हैं जिसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो डैम्पिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि जब सूचक पर विक्षेपक और नियंत्रक टॉर्क लगता है, दोनों लगते हैं, तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। भाई दो बल लगा रहे हैं, एक उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो सूचक होता है वो कांपने लगता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। ठीक है, यह सूचक को विरामावस्था में लाता है या उसको स्थिर अवस्था में लाता है। जब तक सूचक कांपता रहेगा तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि जो यंत्र है वो उसकी रीडिंग कितनी है। तो उसको हम विरामावस्था में कैसे लाते हैं, इस डैम्पिंग टॉर्क की वजह से। अब जो डैम्पिंग टॉर्क है इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क को बोलते हैं अवमंदन बल। तो अवमंदन कैसे हम लगाते हैं, तो छोटे छोटे आपके मेथड है। सबसे पहले कह रहा है कि एयर चैम्बर लगा दिया, एक हमने चैम्बर बनाया, उसमें हवा भर दिया और उससे हमने क्या किया, सूचक को कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसके सूचक के ऊपर एक बल लगेगा और जो हमारा ये कंपन हो रहा था इसमें वो रुक जाता है। दूसरा कह रहा है एडी करंट अगर हम लोग प्रयोग करते हैं। एडी करंट का दोस्तों होता है कि अगर कोई कोर लगा हुआ है, कोर में हमारे पास भंवर धारा उत्पन्न होती है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंटर को अगर कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा हमारा होता है एडी करंट कंट्रोल। तो वायु घर्षण अवमंदन हो गया और एडी करंट, दो तरीके का हम लोग इसमें यूज करते हैं। या तो हम वायु की जगह पे लिक्विड भर देते हैं तो द्रव घर्षण कंट्रोल हो जाता है, तो उस तरीके से वो क्या करता है, उसको पॉइंटर को कंट्रोल करता है। तो एडी करंट कंट्रोल हो गया। देखिए यहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न कर देते हैं, तो एक हमने क्या किया, प्लेट लगा दिया, इस पे भंवर धारा उत्पन्न हो गई। तो ये जो पॉइंटर कनेक्ट होगा इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉइंटर को लगा देते हैं, तो वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये द्रव घर्षण हो गया, द्रव हमने भर दिया, द्रव में हमने पिस्टन लगा दिए, पिस्टन से हमने पॉइंटर को कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा वो, उसके जो अवमंदन है उसको वो रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम लगा रहे हैं एडी करंट, बेसिकली हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती है। अगर भंवर धारा इंस्ट्रूमेंट में उत्पन्न हो रही है तो हम अवमंदन, वहां पे भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे हम या तो हवा एयर डैम्पिंग यूज करते हैं, या हम वहाँ पे जो फ्लूइड डैम्पिंग यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट यंत्र हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो डिफ्लेक्टिंग वाले हैं, जो सूचक यंत्र है, वो दो तरीके का होता है। बेसिकली हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं अपनी लैब में, 99% हम लोग सूचक यंत्र यूज करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मूविंग कॉइल यंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मूविंग कॉइल का मतलब क्या होगा, इसमें कॉइल घूमेगा और जो पॉइंटर होगा वो कॉइल से ही लगा होता है, इसको हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इसमें कॉइल घूमता है, यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, यह डीसी पे काम करता है, इसमें प्रेरण नहीं होता है, यह स्केल एक समान होता है, स्केल जो होगा यूनिफॉर्म होता है, इसको समान स्केल बोलते हैं। ठीक है, और मूविंग कॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आगे कह रहा है कि इसमें एक स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर के इसके दो प्रकार होते हैं। इसका बेसिकली हमारे पास दो तरीके होता है, एक पीएमएमसी होता है, स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है इसमें, और दूसरा होता है डायनेमोमीटर। अगर स्थायी चुंबक की हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे तो ये अलग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, डायनेमोमीटर हमारा अलग हो जाता है। इसमें हमें दोनों में ध्यान रखना है कि जो कॉइल होती है वो घूमती है और कॉइल से ही पॉइंटर लगा होता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इस जो हमारे पास मूविंग कॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं और डिटेल में, तो कह रहा है इसमें शक्ति खपत कम होती है क्योंकि कॉइल हल्की होती है। कॉइल घूम रही है, इसका मतलब शक्ति खपत कम होगी। यह बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होता है, ये मजबूत होते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक जो होता है वो हमारा सिर्फ डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो डायनेमोमीटर होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए। स्थायी चुंबक वाला जो यंत्र होता है वो केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो डायनेमोमीटर यंत्र होता है वो एसी डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप हो गया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसका अपोजिट हो गया। मैंने बताया था या तो कॉइल घूमता है या तो आयरन घूमता है। अगर ट्रांसफार्मर आपने दिमाग में रखो तो ट्रांसफार्मर में दो चीजें होती हैं, एक तो कॉइल होती है, दूसरा उसका जो कोर होता है। या तो कॉइल घूमेगी या कोर घूमेगा, दो ही चीजें हैं, उसी से हमारा बल जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो हम लोग दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कॉइल फिक्स होगी, आयरन मूव करेगा। अगर एक सिंपल सी आप बात करें कि एक आपने कील ले लें और उसके ऊपर बाइंडिंग लगा दें, अगर एक हम गांव की भाषा में बात करते हैं तो एक अगर आप कील ले लें उसके ऊपर एक बाइंडिंग लगा दें, तो दो तरीके हैं, या तो आप कील को घुमाएं तो इसमें बल उत्पन्न होगा, और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कील को स्थिर रख के जो उसके ऊपर कॉइल लगा है उसको घुमाएं
तो इसी के सिद्धांत पे दो तरीके का यंत्र है, एक में हम लोग कॉइल को घुमा रहे हैं और दूसरे में कह रहे हैं कि जो हमारे पास कोर है उसको, जो कील है उसको घुमा रहे हैं। तो हम लोग मूविंग आयरन की बात करते हैं। इसमें कॉइल स्थिर होगी लेकिन जो आयरन होगा वो घूमेगा। यह एसी डीसी दोनों पे काम करता है। ये दो तरीके का होता है, आकर्षण और विकर्षण दो प्रकार का होता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम लोग विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, वाइंडिंग बना के उसमें सप्लाई देते हैं तो वो विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। एमआई टाइप का जो उपकरण होता है इसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, इसको शॉर्ट में एमआई भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और विकर्षण। अभी मैंने आपको बताया था। आकर्षण मतलब कि जो हमारे पास कॉइल होगी, जो आयरन होगा, आयरन हमारे पास यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे आयरन जो होगा वो आकर्षित होगा, आकर्षण होगा, तो ये पॉइंटर आगे बढ़ता है और इसी तरीके से हमारा जो रीडिंग होती है वो मिलती है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं विकर्षण, तो विकर्षण में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारे पास जो आयरन कोर है और जो चुंबक का फील्ड बन रहा है उसमें विकर्षण का बल लगता है और दोनों ही एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि गैल्वानोमीटर के अगर हम लोग बात करते हैं तो गैल्वानोमीटर जो होता है वो आपको पता है कि हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। तो गैल्वानोमीटर एक तरीके का यंत्र होता है जो अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह काम करता है। यह एक प्रकार का धारामापी यंत्र होता है जो बहुत कम, लगभग 10⁻⁻⁶ धारा को माप सकता है। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा गैल्वानोमीटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अमीटर की। अमीटर आपको पता है कि धारा को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध हम कहते हैं कम से कम होना चाहिए। और अगर वोल्ट मीटर की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है और वोल्टेज को नापने के लिए कहता है कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो अधिक से अधिक होना चाहिए। ये हमारा वोल्ट मीटर की बात कर रहा है। अच्छा दोस्तों, ये बात करता है कि अगर हमें मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके समांतर में एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। शंट का फॉर्मूला निकालने के लिए इस पे फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है कि अगर हमें अमीटर का प्रतिरोध बढ़ाना है, अमीटर की रेंज बढ़ानी है। अगर कोई एमीटर आप ले आते हैं वो 10 एम्पियर तक नाप रहा है, उसी एमीटर से अगर आपको 100 एम्पियर नापना है तो हमें उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। रेंज कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, हमें प्रतिरोध उसका और कम करना पड़ेगा। तो हमें एक प्रतिरोध समांतर में लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसकी रेंज बढ़ाना अमीटर की। अगर हम लोग वोल्ट मीटर की दोस्तों बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, अगर इसकी रेंज बढ़ानी है तो इसका प्रतिरोध ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इसकी रेंज बढ़ानी है तो हमें इसके श्रेणी क्रम में और ज्यादा प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो उससे उसकी रेंज जो होती है वो दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग वॉट मीटर की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है वॉट मीटर से हम लोग शक्ति को मेजर करते हैं। तो अगर कहीं भी अगर हमें पावर को मेजर करना होता है तो हम लोग वॉट मीटर का प्रयोग लगाते हैं। इसमें दो कॉइल होती है, एक करंट कॉइल कहलाती है जो श्रेणी क्रम में होती है और जो प्रेशर कॉइल कहलाती है जो इसके समांतर क्रम में होती है। ठीक है, और ये हमारा जो पावर होता है उसको मेजर करता है। एनर्जी मीटर की बात करते हैं जो आपके घरों में लगा होता है दोस्तों। एनर्जी मीटर आपको पता है कि जो विद्युत ऊर्जा जो हम लोग खपत होती है हमारे घरों में उसको मेजर करता है। KWH में मेजर करता है, किलोवाट आवर में मेजर करता है या यूनिट में मेजर करता है। एक यूनिट जो होती है वो 1 KWH के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी मीटर के बारे में बात हो गया। एनर्जी मीटर जो होता है वो KWH में मेजर करता है और ये सारी चीजें आपको पता है। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर एम्पियर घंटा। अगर हमें एसी मेजर करना है तो हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और अगर हमें डीसी में ऊर्जा मापना होता है तो एम्पियर घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग एम्पियर घंटा बोलते हैं कि अगर डीसी में पावर को मेजर करनी है तो एम्पियर घंटा हम लगाते हैं, ये मीटर लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर दोस्तों आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मीटर जो प्रतिरोध को मेजर करता है वो ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्या क्या होती है। मैगर, मैगर की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैगर जो होता है ये हाई प्रतिरोध को मेजर करता है। अगर प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग मैगर का प्रयोग करते हैं। अगर वायरिंग हो जाती है तो उसका इंसुलेशन जो होता है उसको हम लोग नापने के लिए मैगर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। यह मेगा ओम में नापता है। बहुत अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तो हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीमीटर। दोस्तों मल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग अपनी लैब में करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैब होती है। नाम से पता चल रहा है मल्टीमीटर का प्रयोग हो गया। इसका मतलब ऐसा मीटर जो मल्टीपर्पज होगा, जो करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, आवृत्ति को मेजर करेगा, प्रतिरोध को मेजर करेगा, प्रेरकत्व को मेजर करता है, संधारित्र को मेजर करता है। लगभग इलेक्ट्रिकल की जितनी भी क्वांटिटी होती है वो हम मल्टीमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फ्रीक्वेंसी मीटर की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर दोस्तों हमारा पता है
कि फ्रीक्वेंसी हमारी एसी में होती है, तो ऐसा मीटर जो फ्रीक्वेंसी को नापता है वो फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास सीआरओ है, सीआरओ बेसिकली हमारी लैब में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक की लैब में यूज होता है। सीआरओ का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास करंट वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है उसको हम लोग इस पे देखते हैं, उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, उसकी आवृत्ति के, उसका नेचर कैसा है, क्या वो साइन वेव है, ट्रेंगुलर है, स्क्वायर है, एसी है, डीसी है, वो सारी चीजें हम लोग किस पे देखते हैं दोस्तों? सीआरओ पे देखते हैं, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, इंडक्शन मीटर की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडक्शन मीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 100 ओम 1000 एम्पियर होता है। ठीक है, अगर बीओटी की अगर हम लोग बात करते हैं, बीओटी कभी कभी पूछ लेता है, बीओटी इकाई होता है जिसमें 746 वॉट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ से संयोजित कर दिया जाए, कोई अगर हमारे पास क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको हम डीसी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में, अगर हम लगा देते हैं डीसी में तो क्या होगा, डीसी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो विपरीत दिशा में काम करने लगता है। स्थायी चुंबक को अगर अवमंदन बल पैदा करने पर एडी करंट विधि का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि स्थायी चुंबक, अगर हम लोग पीएमएमसी की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जो वो यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, वो जो आपका एडी करंट होती है उसको भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग करते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्रों में हम लोग क्या करते हैं, डायनमोमीटर में क्या होगा, ये जो हमारे पास एडी करंट जो होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए हम वहां पे भंवर धारा का यूज नहीं करेंगे। वहां हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी जो हमारे पास जो एयर चैम्बर होता है या लिक्विड का यूज करते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शक्ति मापी का, जो हमारा शक्ति गुणक मापी जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। शक्ति गुणक मापी का कार्य प्रणाली में, नियंत्रण प्रणाली में नहीं होता है। जो पीएमएमसी जो पावर फैक्टर का मेजर हम लोग नहीं करते हैं बेसिकली। पीएमएमसी मीटर जो होता है वो मल्टीमीटर में लगाया जाता है, मल्टीमीटर से बेसिकली हम लोग शक्ति गुणक को माप सकते हैं। धारिता मापने के लिए हम लोग निम्न ब्रिज का यूज करते हैं। हमारे पास एक पूरा चैप्टर है दोस्तों ब्रिज का, उससे हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारे पास धारिता मापना है तो बीन ब्रिज का यूज करते हैं हम लोग, और डी शॉर्टी ब्रिज का यूज करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास डी शॉर्टी ब्रिज हो गया, बीन ब्रिज हो गया, ये हम लोग क्या करते हैं, धारिता मापन के लिए यूज करते हैं। बीन ब्रिज का प्रयोग आवृत्ति मापन के लिए भी किया जाता है। प्रेरकत्व मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं, हे ब्रिज का यूज करते हैं, और मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। और प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, मैगर का प्रयोग करते हैं, और वोल्टेज और अमीटर, बोल्ट अमीटर मेथड का भी प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये मापन यंत्र है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत आसान दिए हुए हैं इसी चैप्टर पे, ये क्वेश्चंस को आप लोग करिए। तो आपको ये आप देखिए पुराने भी जो यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस हैं, उठा के आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन इसी पूरे चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा यूपीपीसीएल के लिए। तो अच्छे से इस चैप्टर को पहले आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर दोस्तों कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका आंसर जो होगा वो मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है, और दूसरे जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको एक इसी तरीके का चैप्टर आपको मिलेगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और नई नई जो चीज़ें होंगी यूपीपीसीएल, आरवीएनएल, और जो वैकेंसीज होती हैं जो आईटीआई लेवल की होती हैं जो आती हैं, उसको आपको पहुँचता रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।